I would like to thank Ubisoft for sending me a review copy of Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition and its expansion Dawn of Ragnarok, जिसके बिना ये वीडियो संभव नहीं होता. With that aside, please enjoy the show. Ships on vigor of the waves of scam and barren summits to the verdant plain. Assassin's Creed एक ऐसा टाइटल है जो गॉर्जियस लोकेशंस के साथ सिनोनिमस है. दिल को छू जाने वाली जॉ ड्रॉपिंग विस्टास, जमीन और समुद्री कॉम्बैट के साथ स्टेल्थ की परफेक्ट मिश्रण मर्ज्ड विद एन इम्प्रेसिव नरेटिव. लंबे समय से भूले बिसरे इतिहास के पार्ट को हम पर प्रदान करना, चाहे उसकी वो टेम्पलार्स की मानव जाति को कंट्रोल करने की एक जटिल साजिश हो, वाइल्ड फाइटिंग फ्रॉम शैडोज, या क्रूसेड्स में शामिल होना हो, या अमेरिका की सिविल वॉर हो, या इटली में रेनेसां मूवमेंट हो, या इजिप्ट की रेगिस्तानों से या ग्रीस की मीनारों से प्राचीन देवी देवताओं से लड़ना हो, या अब वालहाला हो. स्टोरी टेलर्स का एक समय था जब लोग किसी फीस्ट के दौरान लॉग फायर के चारों ओर एक बड़े हॉल में इकट्ठा होते थे और कहानियां सुनाते थे. ऐसी एक कहानी जिसने मेरी ध्यान आकर्षित किया वो थी कि कैसे ऑल फादर ओडिन एक ऑल नोइंग भगवान बन गया, जिसे अब हम जानते हैं. सो यू सी कि ओडिन विजडम प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था. कई बार वो खुद को टॉर्मेंट करता था, कई बार वो खुद को टॉर्चर करता था, और तब उसे पता चला कि कोई और है जो उसे इस तरह का ज्ञान हासिल करने में मदद कर सकता है. वो कोई और नहीं पर मिमिर था. आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे. इस बीच मैं आपको Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok से परिचित कराता हूँ. The echoes of eternity. Valhalla calling me. To pluck the strings of destiny. Valhalla calling me. मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमैंसर आपका स्वागत वैलहाला की रहस्यमय और हिप्नोटाइजिंग दुनिया में करता है, जहां आप वन नाइट रेवन फ्लेक्ड ओडिन के जूतों में पैर रखते हैं, जिसके ज्ञान का पीछा करने की खोज दुनिया भर में अनपैरेलल है और जिसके कदम एक भयानक और टॉर्मेंटिंग रैग्नारॉक की इवेंट्स की तरफ बढ़ रही है. वैसे मेरी कंटेंट फ्री है और हमेशा रहेगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक बटन दबाने जैसी एक सिंपल सी एक्शन मुझे मोटिवेट करेगी. इसके अलावा अगर आप गेमिंग रिव्यूज और प्रीव्यूज देखना पसंद करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें. फ्रेंड्स, आई humbly present my review of Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. The echoes of eternity. नॉर्वे और इंग्लैंड से दूर डॉन ऑफ रैग्नारॉक आपको एस्गार्ड और योटनहाइम के मिथिकल रेल्म्स में ले जाता है और एक पुरानी नॉर्स टेक्स्ट बुक द प्रोस एडा या आइसलैंडिक स्नोरा एडा से इंस्पायर है. इवोर अपने रेस्टलेस ड्रीम्स को रिलीव करता है रेवेंसथॉर्प के एक क्वेस्ट में और स्वाटलफाइम में टेलीपोर्ट हो जाता है. स्वाटलफाइम डॉब्स की राज्य है. ये डॉब्स काफी स्किल्ड लोहार और क्राफ्ट्समैन थे. उन्होंने थॉर की हैमर, म्योनिर और ओडिन की भाला गुंगनिर को भी क्राफ्ट किया था, पर उनकी कभी एक शांत रहने वाली रेल्म अब एक डिजास्टर के कगार पर है, क्योंकि इसकी पहचान को आंख से ग्रसित मुस्पिल्स के हमले से खतरा है, जिन्होंने रैग्नारॉक की घटनाओं की गति को आगे बढ़ाया है. आप ओडिन या हावी के रूप में खेलते हैं, जिसके प्यारे बेटे बैल्डर को दुष्ट मुस्पिल ओवरलॉर्ड सूटर ने कैद कर लिया है. स्वाटलफाइम को बचाना शायद ओडिन का इरादा नहीं हो, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए ओडिन या हावी एक विश्वस सर्कल में फंस जाता है, जहां उसे एक इनविंसिबल सर्वशक्तिशाली दुश्मन को हराना है या बॉल्डर की आजादी के बदले कुछ अनमोल या प्राइसलेस चीज की त्याग करना है. The echoes of eternity. Valhalla calling me. शुरुआती कट सीन से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि हम एक विजुअल ट्रीट के लिए तैयार हो रहे हैं. ओडिन का वो क्लोजअप विद द सीक्वेंस कटिंग टू बॉल्डर एंड चेंज्ड ऑल सेट इन मोशन द ब्रूटल नैरेटिव इन स्टोर फॉर अस. स्वाटलफाइम की दुनिया, जिसे निडावेलिर से भी रेफर किया जाता है, मुर्खिम के निचले अंधेरे लो फील्ड्स में स्थापित है. अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड ट्रू टू नॉर्स मिथोलॉजी. जैसे ही हम वो स्मॉल्डरिंग डार्कनेस से दूर जाते हैं, हम साफ खुले आसमान में एम्बर के तैरते हुए विशाल टुकड़ों से स्वागत किए जाते हैं. पहाड़ी की चोटी
चोटी पर बैठे पक्षियों की चहक के साथ that fly away in symphony as an enormous world is laid bare in front of your eyes to explore। और आप उन काले बादलों को देख सकते हैं जो वो मच एंटिसिपेटेड बारिश की बौछार लाते हैं। आपको आर्ट डायरेक्शन द्वारा मैनेज्ड गेम की ड्रॉ डिस्टेंस और Ubisoft के टीम की ग्राफिकल एक्सपर्टीज का भी अनुभव मिलता है। ये काफी इम्प्रेसिव है और इमर्सिव भी है। मैं अपने वैंटेज पॉइंट से मीलों दूर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को देख पा रहा था और तभी आप पावर ऑफ रेवन की शक्ति प्राप्त करते हैं और आप गेम की दुनिया के नजारे को देखते हैं, आवाजों को सुनते हैं फर्स्ट हैंड एक सुनहरी पंखों वाली सफेद पक्षी द्वारा। स्वाटलहाइम की रातें भी उतनी ही सुंदर होती है। पूर्णिमा आपके कवच के खिलाफ अपनी चमकदार किरणों को बहाती है और जब कभी कभी चंद्रमा बादलों के नीचे छिपा होता है तो आप अपनी मशाल के इस्तेमाल से फ्रीली नेविगेट कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन के दौरान आप आकाश में वो पहले बताए तैरते हुए फेयरी हॉट एम्बर के विशाल पहाड़ देखेंगे और जहाँ तक आपकी नजरें देख सकती है आपको एक विशाल पर्वत दिखाई देगा। एंड वेल नॉट जस्ट एनी माउंटेन बल्कि एक जो सोने में डला हुआ है। गेम की लाइटिंग, कैरेक्टर्स के एनिमेशंस, हावी के कवच पर टेक्सचर्स और बनावट, उसके बॉडी मूवमेंट्स, यहाँ तक कि लोडिंग स्क्रीन पर भी वो धीमी हसल वाली वॉक, कट सीन्स के दौरान फेशियल एनिमेशंस, यहाँ तक कि एनपीसीज के भी, ये सभी काबिल तारीफ है। द गेम लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। डॉन ऑफ रैग्नारॉक एक्सपेंशन में गेम प्ले काफी हद तक वैसा ही है जैसा हमने बेस गेम में पहले ही अनुभव किया है। हालांकि यहाँ नए फीचर्स हैं जो आगे बढ़ते हुए गेम प्ले में गहराई प्रदान करते हैं। क्योंकि एक्सपेंशन ओडिन के पर्सपेक्टिव से खेला जाता है इसलिए गेम प्ले में मिथिकल एस्पेक्ट्स जोड़े गए हैं। अब आप पावर्स ऑफ अ गॉड को व्हील कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप अपने द्वारा डिफीटेड एनिमीज के पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ 5 सुपरनैचुरल पावर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इन सभी को कंट्रोलर पर राइट ट्रिगर और डायरेक्शनल बटन दबाकर एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ आपको पावर ऑफ रेवन मिलेगी, वन ऑफ माय फेवरेट्स, जहां आप एक रेवन में शेप शिफ्ट कर सकते हैं, काफी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, किसी भी फ्लैट सॉलिड सरफेस पर लैंड कर सकते हैं और यहाँ तक कि एयर असैसिनेशन भी कर सकते हैं। अगला पावर ऑफ योटनहाइम है जो आपकी अपीयरेंस को बदल देती है और आइसी फ्रॉस्ट बिटन योटन जाइंट्स में से एक जैसा बना देती है ताकि आप फ्रीली उनके बीच चल सकते हैं। आप वर्ल्ड नॉट्स पे निशाना लगाकर शूट करके टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं और आपके डॉज और रोल्स भी आपको टेलीपोर्ट करते हैं। अपग्रेड किए जाने पर आपके सक्सेसफुल अनडिटेक्टेड असैसिनेशंस आपकी पावर की ड्यूरेशन को 15 सेकंड से एक्सटेंड कर देते हैं। पावर ऑफ विंटर आपको अपने दुश्मनों को फ्रीज करने और उन्हें बर्फ के टुकड़ों में चकनाचूर करने की एबिलिटी देता है। और यकीन मानिए जब ये फन पावर मूव सेट एक्टिवेट होती है अपने दुश्मनों को टुकड़ों में बिखरता देखना बस काफी सेटिस्फाइंग होता है। पावर ऑफ रीबर्थ आपके हथियार को अंगारों से उज्जवल कर देती है और आप अपने साथ लड़ने के लिए मरे हुए एनिमीज को रेजरेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द पावर ऑफ मुसलहाइम जो आपको मोल्टन लावा और आग के शोलों पर चलने की एबिलिटी देता है और फायर जायंट्स आपको अपने जैसा कोई एक के रूप में देखते हैं। अब इन सभी को वैल्हला में अनलॉक पहले स्किल्स के साथ जोड़ दे तो हाँ गेम प्ले में काफी डेप्थ है। इसके अलावा Ubisoft ने कॉम्बैट फोकस, वैल्किरी अरीनाज और मिथिकल मेमोरीज को भी इंट्रोड्यूस किया है जहाँ इसू के आसपास के लोर के बारे में जान सकते हैं। और हमेशा की तरह एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फन। ऐसे रैंडम इवेंट्स होते हैं जहाँ आपको किसी डॉग को बचाने या सिर्फ उनकी कहानियों को सुनने की जरूरत है और ये तय करना है कि क्या करना सबसे अच्छा है। चॉइस और मॉरल बेस्ड डिसीजंस के एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं जो आपको गेम खेलते समय और साइड क्वेस्ट में शामिल होने पर लेना पड़ता है। लूटने के लिए चेस्ट है, चढ़ने के लिए पहाड़ है, ट्रेसपास करने के लिए फोर्ट्रेसेस हैं, मैजिकल बोस हैं सवारी के लिए और वो सब कुछ है जो बेस गेम को एक मजेदार एक्सपीरियंस के रूप में घोषित किया था। अब मैं रिव्यू के इस सेगमेंट को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहता था ताकि वीडियो की लंबाई डज अपील टू द मासेस, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमेशा की तरह इस एक्सपेंशन में साउंड ट्रैक्स अमेजिंग है। एक्सपेंशन की संगीत स्टेफनी इकोनामो द्वारा कंपोज्ड है, जबकि Ubisoft के साथ काम करते हुए ये इंश्योर किया गया है कि इसकी म्यूजिक बेस गेम से अलग हो। इसलिए ब्लैक मेटल, न्यू फोल्क और प्रिमिटिव ऑर्केस्ट्रल ओवरऑल जैसे म्यूजिकल जॉनरे की एक्सप्लोरेशन शुरू हुई, जिससे स्कोर को एक नई आउटलुक मिली है जो ओल्डन या हावी के मिथिकल जर्नी के साथ रेजोनेट करती है। मैं एक्चुअली हैरान रह गया जब मैं कॉम्बैट को एंजॉय कर रहा था, अपने एनिमीज को पावर ऑफ फ्रीज के इस्तेमाल से टुकड़ों में शैटर कर रहा था और तभी मेरे कानों ने बैकग्राउंड पर एक एड्रेनलिन पंपिंग रॉक स्कोर को प्ले करता सुना। ये मिशन अनएक्सपेक्टेड था और जज्बा पैदा कर देने वाला था। वॉइस एक्टिंग भी बढ़िया है। मैं खास तौर पर मैग्नस ब्रूम से इम्प्रेस था जिन्होंने इवोर और ओडिन को वॉइस एक्ट किया है। मैग्नस ब्रूम को नेटफ्लिक्स की द लास्ट किंगडम की उनके कनूट ऑफ
नॉर्थम्बिया के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इस तरह के बड़े पैमाने जैसे खेलों में एनपीसीज को अनदेखा कर देना आसान होता है, लेकिन एनपीसीज की भी वॉइस एक्टिंग और फेशियल एनिमेशंस दमदार है यहाँ पर। The echoes of eternity. Valhalla calling me. To pluck the strings of destiny. अब ये वो जगह है जहाँ मुझे लगता है कि मुझे डेवलपमेंट टीम को एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रदान करने की आवश्यकता है। डॉन ऑफ रैग्नारॉक एक एक्सपेंशन है, जिसका अर्थ है कि कोर गेम प्ले वही होगा जो पहले ही बेस गेम में हमने देखा है। तो हाँ, नई एबिलिटीज हैं, अरीनाज हैं, कुछ वेरिड एनिमी टाइप्स हैं, आर्मर्स और मूव सेट्स भी जोड़े गए हैं, लेकिन ये सभी अभी भी वैल्हला की तरह लगते हैं। फिर से यहाँ नए खूबसूरत लोकेशंस हैं उन मूव सेट्स की एग्जीक्यूशन के लिए, बट इट्स स्टिल प्रीटी सिमिलर। साथ ही आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली नई पावर एबिलिटीज में से आप गेम खेलते समय सिर्फ 2 शक्तियों को इक्विप कर सकते हैं। ये शक्तियां फॉलन एनिमीज से गेन किया जाता है, लेकिन मुद्दा यह है कि कॉम्बैट के दौरान आपको उन्हें बदलते रहने की जरूरत है। ये कुछ हद तक काम करता है, लेकिन ऐसे समय थे जब मैं अधिक डिस्टेंस कवर करने के लिए रेवन एबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आसपास मारने के लिए कोई रेवन्स नहीं थे। एक मेजर इशू स्पेशल फिनिशिंग मूव सेट्स करते समय कैमरा एंगल है, जहाँ कैमरा आपके पीछे जूम करता है, जिससे आपको गोरी किल्स का एक करीबी शॉट मिलता है जिससे आप एग्जीक्यूट करते हैं। ये कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये आउट ऑफ प्लेस भी लगता है। मैं समझता हूँ गोरी किल्स के दौरान सिनेमैटिक कैमरा को डिसेबल करने का एक ऑप्शन है, लेकिन ऐसा करने से हम कुछ मजेदार मूवमेंट्स को मिस कर जाएंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए कैमरा एंगल को बैलेंस करने की जरूरत है। देयर इज हाउएवर वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम आई एम एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ, और वो है उनकी ऑनलाइन स्टोर, जहाँ सभी बेहतरीन दिखने वाले आर्मर सेट्स, आपके माउंट्स के लिए स्किन्स और नए वेपन्स एक पेवॉल के पीछे बंद है। एक समय था जब हम जैसे प्लेयर्स गेम में सबसे अच्छे दिखने वाले आर्मर्स तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वेल, दैट मे स्टिल बी ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट द रियलिटी इज वो गॉर्जियस स्किन्स कुछ ऐसे हैं जिसके लिए Ubisoft अभी भी चाहते हैं कि हम बेस गेम और एक्सपेंशन और सीजन पास खरीदने के बाद भी खरीदें। कॉन्ट्रैक्ट मिशंस के दौरान आप जो ओपल्स कलेक्ट करते हैं वो काफी कम है और थोड़े इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये देखते हुए कि आपको अपनी पसंद की आर्मर पीस या माउंट या हथियार हासिल करने के लिए कितना समय इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा असैसिन्स क्रीड के मिशन डिजाइन, द क्वेस्ट मार्कर्स थोड़े स्टेल होते जा रहे हैं, और हमने अक्सर लोगों को इसके बारे में रेडिट और ट्विटर पर शिकायत करते हुए सुना है। इट्स मोर नाउ ऑफ चेकिंग अ बॉक्स व्हाइल प्रोग्रेसिंग थ्रू द मैप मार्कर्स। लेकिन मुझे क्वेस्ट डायरेक्शन और Ubisoft डेवलपर्स में अच्छा विश्वास है, जो डेफिनेटली टैलेंटेड है। आई विल लव टू सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस विद द अपकमिंग असैसिन्स क्रीड इन्फिनिटी। डॉन ऑफ रैग्नारॉक के 26 घंटे खेलने के बाद मैंने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसे खेलने में मजा आया और क्या ये मेरे समय के लायक था? द आंसर इज अ रिसाउंडिंग यस। मुझे एक्सपेंशन की अपनी प्ले थ्रू से प्यार है। जिन लोकेशंस को मैंने विजिट किया, जिन एनपीसी से मैं मिला, जिन रहस्य को मैंने अनकवर किया, वो लीप ऑफ फेथ्स जिन्हें मैंने लिया, और जिन साउंड ट्रैक्स को मैंने अपनी प्ले थ्रू के दौरान सुना, और जिन सेगमेंट्स को मैंने नैरेटिव द्वारा अनफोल्ड होता देखा, इन सभी से मुझे प्यार है। मेरा विश्वास माने, द डॉन ऑफ रैग्नारॉक में कहानी बेस गेम या वैल्हला गेम से काफी बेहतर है। इट्स प्रीटी गुड एंड दिस इंपैक्ट्स इवन द साइड क्वेस्ट्स टू। एक ऑप्शनल साइड क्वेस्ट है जहां आप एक ड्वार्फ से मिलते हैं, जबकि वो यूथ की पीड़ाओं पर रेट्रोस्पेक्ट कर रहा है। वो अपनी पत्नी और अपने बेटे की वापसी का इंतजार भी कर रहा है, और साथ ही वो अपनी अमनीशिया की मेडिकल कंडीशन से भी जंग कर रहा है। आपके पास एक चॉइस है, आप या तो उसे सच बता सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, या आप सच्चाई को छिपा सकते हैं रिवील ना करके। कैन सेव हिम फ्रॉम अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। मेरे प्ले थ्रू के दौरान इस तरह के डिसीजंस और चॉइसेस ने मुझे उन कैरेक्टर्स की परवाह करने की अवसर पेश की। इस एक्सपेंशन को खरीदते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बेस गेम पर एक एक्सपेंशन है और ना ही कोई स्टैंड अलोन असैसिन्स क्रीड गेम। अगर आपको वैल्हला पसंद है तो आप डॉन ऑफ रैग्नारॉक के अपने प्ले थ्रू को भी पसंद करेंगे। डॉन ऑफ रैग्नारॉक एज शोकेस्ड बाय Ubisoft is in fact their most ambitious story expansion ever that delves into Norse mythology. Norse mythology के बारे में बात करते हुए मेरी शुरू की हुई कहानी को खत्म करने का समय आ गया है। ज्ञान की अपनी खोज में ओडिन ने मिमिर के कुएं
कुएं का दौरा किया। मिमिर एक शैडोई पर्सनैलिटी था जिसका सभी चीजों का ज्ञान वॉज प्रैक्टिकली अनपैरल्ड अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कॉस्मोस, और उस नॉलेज को उसने इस कुएं, इस वेल ऑफ ओर्ड से हासिल की थी। जब ओडिन पहुंचते हैं तो उन्होंने मिमिर से पानी पीने की इच्छा जाहिर की। मिमिर ने मना कर दिया और ओडिन से बलिदान मांगा। उस कुएं की पानी की एक घुट के बदले में ओडिन की एक आंख मांगी। ओडिन ने अपनी एक आंख को उखाड़कर बिन सोचे उसे कुएं में गिरा दिया और मिमिर के हॉर्न के द्वारा से एक ड्रिंक हासिल की एंड ही गेन्ड द ऑलमाइटी विजडम। गेमिंग प्रीव्यूज और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें। शुक्रिया।